हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए इंडियन पॉलिटी। इसमें हम पॉलिटी के एक एक टर्म को देखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा लगभग ज़्यादा पार्ट में जाएगा पर हम एक एक टर्म को समझेंगे। ठीक है, इसमें हम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे, पर उससे पहले क्या क्या फेजेस थे वो देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में। तो संविधान होता क्या है बेसिकली ये देख लीजिए। तो संविधान की डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए कि संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है। ठीक है, भारत का अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास में भारत में कंपनियों के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियम के विकास के रूप में समझा गया है। ठीक है, तो अब कौन कौन से शासन पारित हैं वो देख लीजिए। जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर आपके ईस्ट इंडिया एक्ट हो गई, फिर चार्टर एक्ट, फिर दूसरा वाला चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में बेसिकली 20-20 का अंतर है, ऐड करेंगे हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1793 याद किए आप, 1793 में 2 ऐड कर दीजिए 1813, फिर 20 ऐड कर दीजिए 1833। ऐसे ऐसे चार्टर एक्ट आए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने चार्टर एक्ट है? 1 2 3 3 4, 4 चार्टर एक्ट है। चारों का याद रखिएगा, डेट पूछता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं चार्टर एक्ट के बारे में और क्या क्या है। ये बेसिकली संविधान का डिफिनेशन है। अब ये देखिए, तो पहले आपका आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये आपसे बहुत बार पूछता है। रेगुलेटिंग एक्ट में बेसिकली कुछ है नहीं। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, उस पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद मिला। ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर को जनरल पद दिया गया है। और 4 सदस्यीय कार्यकाली परिषद यानी 4 सदस्य का वो आया समिति। इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर है इनको देखा गया। फिर जो बंगाल के गवर्नर है वो 2 प्रांतों को देखते थे, मद्रास और बॉम्बे। ये दोनों प्रोविंस जो थे इस किसके अंडर आते थे? बंगाल वाले के। फिर बंगाल किसके अंदर? 4 संसदीय वाले प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। फिर आपसे पूछ सकता है, इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर बने। यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। ये आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए, इस व्यवस्था के तहत मद्रास बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल जनरल के अधीन कर दिया गया। वही बात है। ठीक है, फिर इस अधिनियम के तहत 1774 में बंगाल कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी हाई कोर्ट का स्थापना कहा क्या गया? बंगाल में 1774 ईस्वी में। इसमें 1 न्यायाधीश थे और 3 इनके अन्य सदस्य थे। आपसे पूछ सकता है कौन न्यायाधीश थे पहले? एलिजा इम्पे, याद रखिए, बहुत है। ठीक है, बाकी 3 सदस्य का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उतना बहुत है। फिर इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। यानी ब्रिटिश सरकार सबका लेखा जोखा करती थी। कहने रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ नहीं था। ब्रिटिश सरकार है, इसके तहत 4 सदस्य वाली प्रणाली है। फिर इसके अंडर आएगा आपका बंगाल वाला। ठीक है, फिर बंगाल के अंडर 2 आएंगे, एक बॉम्बे वाला और एक मद्रास वाला। ये 2 प्रोविंस आएंगे। ऐसे था रेगुलेटिंग एक्ट। कितने सन में आया? 1773 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। फिर आपके 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। बस याद रखिए डेट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पूछ सकता है 1781 ईस्वी। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। ये किसके? जब इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे विलियम पिट्स, तो उन्होंने ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया। इसके तहत भारत में कंपनियों के शासन एवं कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी सब कार्य अलग अलग होने लगे। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में देश शासन की शुरुआत कब हुई? 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था उसके तहत। ठीक है, और 1858 तक रहा। 1857 की क्रांति के बाद जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसी में इसी को समाप्त कर दिया गया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसी में हुई थी, ठीक है। फिर इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, आगे आपका है 1813 का लेखा जोखा यानी चार्टर एक्ट, ये भी है एक प्रकार का 1813 वाला, ठीक है। 1793 वाला था, फिर उसके बाद ये वाला है, ठीक है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। हालांकि कंपनी चीन से व्यापार का तथा कंपनी में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहेगा, यानी चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। इस अधिनियम के तहत शिक्षा में 1 लाख रुपए का विस्तार किया गया, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए की पहली बार पेंशन, यानी 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल वो दिया गया एजुकेशन को, ठीक है। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। पूरे भारत पे अब राज करेगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। कौन था उस टाइम? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले शामिल किए गए थे, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो मैकाले के द्वारा ही दी गई है, ठीक है। फिर इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया था तथा 43 में कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था। यह इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति केंद्रीकरण कर दिया गया था, यानी केंद्र को सौंप दिया गया था। राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। फिर अगला है, गवर्नर जनरल के एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया है। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर 1853 का लेखा जोखा है राजलेख। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया, यानी कार्यपालिका अलग रहेगी और जो शक्तियाँ रहेंगी, पावर्स, वो सब अलग रहेंगी, ठीक है। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया है। इस अधिनियम द्वारा देख लीजिए क्या लिखा है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का जितना भी शासन होता था वो सब समाप्त कर दिया गया। फिर आगे दिया गया है 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट लागू, द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, ठीक है। यानी द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त होगी? 1784 ईस्वी में। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय करने लगे। यानी आपसे क्या पूछ सकता है 1853 में? पहला, द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, एंड दूसरा, वायसराय करने लगे। किसको? भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय करने लगे, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आप देख लीजिए, नोट वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे ये देखिए। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती है, ठीक है। यानी कोई भी जब अध्यादेश जारी होगा तो उसकी अवधि हमेशा 6 माह रहती है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके तहत वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान हो गई। जितने भी वायसराय थे, एक ही तो थे, उन्होंने शक्ति प्रदान कर गई कि वो विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं। फिर नोट में आपका लिखा है 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। फिर 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा एक समिति एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी पहले बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत शुरू हुई। विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त था। यानी आपसे पूछ सकता है कि बजट पर भारतीयों को बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार
किस भारत परिषद अधिनियम के तहत आया? 1892 के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन उस समय क्या थे? वायसराय, एंड जॉन मार्ले राज्य सचिव के रूप में उसमें नियुक्त हुए थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे आपका है नोट में है आपका सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। ठीक है, यानी प्रथम सदस्य कौन बने? सत्येंद्र सिन्हा, याद रखेंगे तब भी ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के मान लीजिए इस एरिया में अगर मुसलमान रह रहे हैं तो इस एरिया से कोई एक मुसलमान कैंडिडेट उठेगा और वह उसी जगह का कार्यभार संभालेगा, यानी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र क्या किया गया? स्थापित किया गया। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपका दिया है आगे देख लेते हैं। आगे आपका दिया है, एक मिनट, आगे आपका दिया प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई, यानी फिर से द्वैत शासन प्रणाली चालू हो गई। द्वैत शासन के जनक लियोन कार्टिस को माना जाता है, ये याद रखिएगा। फिर ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आपका ये वाला आ जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रस्ताव गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, फिर आ जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियाँ थी, बल्कि प्रस्तावना इस समय उसमें नहीं था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना किस भारत शासन अधिनियम के तहत नहीं थी? 1935 वाले में। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर केंद्रों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, यानी तब राज्य प्रांतों से हट के वो केंद्र में आ चुका था। फिर कुछ प्रांतों में द्विशासनात्मक व्यवस्था की गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों जैसे बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिर इस अधिनियम में 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश सरकार से पृथक किया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा के निर्माण किया गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर लगभग 10% जनसंख्या और मताधिकार 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, एक संघीय लोक सेवा की स्थापना प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना और प्रावधान भी किया गया। ठीक है, फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम देख लेते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन 2 अधिराज्यों यानी 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की गई 1947 की। ठीक है, फिर इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सीमाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। दोनों अधिराज्यों ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, यानी सब लोग अलग हो सकते थे, भारत और पाकिस्तान। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर
ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। ठीक है, यानी ये पूरा हमने देख लिया इसमें पूरा। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा संविधान का निर्माण, इसको हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें,